स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। अच्छी पैदावार के लिए मूंग और उड़द की फसल में जरूरी कार्य। मक्का में फाल आर्मी वर्म कीट के नियंत्रण उपाय। हमारे राज्य के जिन किसानों ने मूंग और उड़द की बुवाई समय से कर दी थी, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होने के साथ साथ आगे चलकर उपज भी अच्छी मिलती है। इसलिए इस समय मूंग और उड़द की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शंकरलाल यादव। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आज मूंग और उड़द के वैज्ञानिक विधि से उत्पादन की तकनीकी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मूंग और उड़द दोनों ही दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें फसल चक्र में भी महत्वपूर्ण हैं। फसल चक्र के साथ साथ अपने रोजमर्रा में भी रोटी, अनाज के साथ में दाल या दलहनी फसलों का भी विशेष महत्व है। कोरे अनाज से अपना जीवन नहीं चल सकता, उसके साथ में दाल की भी विशेष आवश्यकता रहती है। इसीलिए दलहनी फसलों का भी विशेष महत्व है। मूंग और उड़द दलहनी फसलें हैं, तो इनकी उत्पादकता कम रहने का मुख्य कारण क्या है कि लोग इनको कम उपयोगी जमीन जिसको मानते हैं, उस अवस्था में इसकी बुआई करते हैं और इनके ऊपर ध्यान भी बहुत कम देते हैं। इसलिए इनकी उत्पादन भी औरों से नेशनल एवरेज कम रहता है। अनाजों से इनका नेशनल एवरेज कम रहता है। पर इसका मुख्य कारण यह है कि इसको जो जिनको कम उपजाऊ मृदा मानते हैं, इनका ध्यान भी कम देते हैं, इनमें कोई नियंत्रण, कोई प्रबंधन भी विशेष नहीं करते हैं। ऐसी मृदाओं में इस अवस्था में इनको उगाया जा रहा है, इसलिए इनका उत्पादन कम रहता है। परंतु अगर पूरा प्रबंधन करें और सही से मैनेजमेंट करें तो इनका उत्पादन अच्छा हो सकता है। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। बुआई करने के बाद में 20 दिन पर निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। अगर निराई गुड़ाई नहीं कर पाए तो खरपतवार नियंत्रण के लिए एसिफ्लूरफेन सोडियम प्लस क्लोडिनापो प्रोपार्जिल का स्प्रे किया जा सकता है। 600 लीटर पानी में मिलाकर इस दवा के स्प्रे करने से चौड़ी पत्ती वाले व घास कुल वाले दोनों ही तरीके के खरपतवार प्रभावी रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। अभी जो अवस्था है वो लगभग 40 दिन की हो गई है फसलें। अब खरपतवार नियंत्रण की दवाइयों का स्प्रे भी नहीं कर सकते और निराई गुड़ाई भी इस अवस्था में करना ज्यादा लाभदायक नहीं रहता। इसलिए अगर कोई ज्यादा विशेष खरपतवार है तो उनको हाथ से निकालना ही लाभदायक रहता है। इन फसलों को मुख्य रूप से वर्षा आधारित खेती के रूप में, जिसको रेनफेड क्रॉप ही ग्रो करते हैं। विशेष पानी की आवश्यकता इनको होती नहीं है। फिर भी अगर फूल और फलियां बनते समय बरसात नहीं हो तो सिंचाई कर देना लाभदायक रहता है। मूंग की फसल को कुछ रोग व कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, और यदि आपने इन रोग और कीटों का शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण नहीं किया तो यह रोग व कीट फसल को खराब कर देंगे और आपको मूंग का कम उत्पादन प्राप्त होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन रोग व कीटों का सही समय पर नियंत्रण करें। और अगर पीलिया, जिसको मोजेक रोग कहते हैं, मूंग और उड़द दोनों ही फसलों में मोजेक, येलो मोजेक की समस्या, कुछ मूंग बीन येलो मोजेक और उड़द बीन येलो मोजेक की समस्या अगर है तो क्योंकि ये रोग विषाणु से होता है, विषाणु वाले रोग कीटों से फैलते हैं, तो
कीटों का नियंत्रण विशेष रूप से करना आवश्यक है। वैसे तो रोग प्रतिरोधी किस्में ही सबसे प्रभावी उपाय है, तो रोग प्रतिरोधी किस्में उपयोग लेनी चाहिए। अगर फिर भी कोई ये रोग अपने खेत में हो रहा है तो कीट नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोपरिड का स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों और टहनियों के अलावा फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करके दाने को खराब कर देती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्प दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। प्रभावी प्रबंधन की भी फसल 15 क्विंटल से ज्यादा पैदावार दे सकती है और क्योंकि दलहनी फसलें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी प्रभावी सोर्स है, तो न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी से अब देश न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी दलहनी फसलों का बहुत योगदान है और मूंग और उड़द दोनों ही फसलें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बेहद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य के जिन किसान भाइयों ने मक्का बुआई की है वह इसमें लगने वाले कीटों से सावधान रहें और इस समय फसल में फाल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप अधिक देखा जा रहा है। ये कीट फसल को बहुत कम समय में नष्ट कर देता है, तो आप इस कीट की पहचान करके नियंत्रण किस तरीके से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ओपी चौधरी। मक्का खेतों में लगी हुई है और अब जो है मक्का में एक बहुत ही विनाशकारी कीट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। पहले जो कीट आते थे वो कम नुकसान पहुंचाते थे, अब जो है एक नया कीट आया है, उसका नाम है फाल आर्मी वर्म। बहुत ही विनाशकारी कीट है। इसकी जो तितली है एक अवस्था, वो 100 किलोमीटर तक एक रात में जो है वो सफ़र तय कर सकती है और एक तितली एक बार में 1000 तक अंडे देती है। वो छोटे छोटे जो है समूहों में अंडे देगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना शीघ्रता से ये दूसरे राज्यों में दूसरी जगहों पे विस्तार कर सकती है। और अंडे जो हैं उनसे जो छोटे लार्वा निकलते हैं, जिसको इल्लियाँ भी बोलते हैं, लार्वा जो है 16 से 18 दिन तक रहते हैं। इसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। पहली और दूसरी अवस्था तो झुंडों में रहती है और पत्तों के ऊपर रहती है, और पत्तों के ऊपर जब वो खाती है हरे पदार्थ को, तो उसके खाने से जो है आप सफ़ेद सफ़ेद से, जैसे कागज़ के जो पत्ते पे कागज़ के सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे से दिखेंगे, वो इसका लक्षण है। जैसे जैसे ये कीड़ा बड़ा होता जाएगा, तीसरे चौथे जो है अवस्था में पहुंचेगा, तो वो गोब की तरफ को चलना शुरू हो जाएगा और गोब को खाने लगेगा। 5वां और 6ठा अवस्था का कीड़ा गोब के अंदर रहता है, रात को बाहर निकलता है, दिन में छुप जाता है, और आप गोब में पत्तों पे उसका मल जो है बहुतायत से उसको देख सकते हैं। जैसा कि इस कीट का नाम है फॉल आर्मी वर्म, उसी तरह से ये काम भी करता है। जिस फसल में ये आ जाता है और नियंत्रण में थोड़ी भी देरी होती है तो देखते ही देखते पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और उपज बिल्कुल नहीं मिलता। इसकी रोकथाम करने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो हम बगैर जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से कर सकते हैं। जब फसल छोटी हो, मैंने आपको दिखाया भी है, तब आप
गोब में जो रेत है, सूखी रेत को लेंगे और गोब में एक एक चुटकी रेत को जो है डालते जाएंगे। ये रेत जो है, इसके कण जो हैं वो धारदार होते हैं और जैसे ही लार्वा इसके संपर्क में आता है उसके शरीर पे घाव हो जाते हैं और वो मर जाएगा। जैसे जैसे लार्वा बड़ा होता जाएगा तब जो है दूसरे तरीके से भी आप इसको रोकथाम कर सकते हैं। एक तरीका है, हमारे यहाँ पे एक बायोपेस्टिसाइड लैब है जिसमें हम परजीवी पालते हैं और किसानों को परजीवी जो है वो मुफ्त में दिए जाते हैं। आप ये कार्ड देख रहे हैं, गन्ने में एक कार्ड जो है काफ़ी रहता है। इस कार्ड के हम टुकड़े कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो काले रंग के जो है आप धब्बे दिख रहे हैं, ये जो है परजीवी हैं, इसमें काले हो गए हैं। और आप इनको जो है मक्के की गोब में लगा सकते हैं और मक्का में 2.5 कार्ड जो है एक बार लगना है। और इस तरह आप हर 10 से 12 दिन पे इसको प्रयोग करेंगे तो जो अंडों से जब आगे जो है बच्चे नहीं निकलेंगे तो इनकी जो है संख्या में काफ़ी कमी आएगी। हमारे पास कुछ रासायनिक विधियां भी हैं जिससे आप इनका रोकथाम कर सकते हो। पहली है बीज उपचार। बीज उपचार के लिए हमारे पास साइनोइंट्रोपिनोल 18.5% और थायामिथॉक्सम, ये 2 का मिश्रण आता है। 6 मिलीलीटर प्रति किलो के हिसाब से जो है आप बीज का उपचार करेंगे और पौधे जमने के 15 से 20 दिन तक ये बड़ा अच्छा रोकथाम देता है। उसके बाद जब आपको रासायनिक विधि से प्रयोग करना है तो उसके पास हमारे पास कई विकल्प हैं। पहला है सेंट्रानिलोप्रोल, उसको आप 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। एमामेक्टिन बेंजोएट है, वो भी जो है 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। स्पाइनेट्रॉन जो है वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखें कि घोल जो है वो गोब में गिरे, एक लाइन को स्प्रे करते हुए चलें। इसी तरह यदि आप अच्छी तरह प्रयोग करेंगे तो बड़ी अच्छी तरह से इसका रोकथाम हो सकती है। पर ध्यान ये रहे कि जब कोई दूसरा स्प्रे करना पड़े 10 से 15 दिन के बाद तो वो कीटनाशी दूसरी श्रेणी का हो, उसी कीटनाशी का प्रयोग कभी नहीं करना है। जब बड़ा ये कीड़ा हो जाता है और फसल भी बड़ी हो जाती है तो टैसल को भी नुकसान करता है, जो हमारी छल्लियाँ बन गई, भुट्टे बन गए हैं, उनके दानों को भी नुकसान करता है। ऐसी अवस्था में हम किसी भी रसायन का प्रयोग करने की सलाह नहीं देते। ऐसे समय में आप इसका दूसरी तरीके से रोकथाम कर सकते हो। उसमें आप 2 किलो जैगरी लेंगे, उसमें जो है 1 किलो पानी मिलाएंगे और राइस ब्रान जो है वो 10 लीटर, ये आपने 24 घंटे के लिए इस घोल को रख देना है। और 24 घंटे के बाद उसमें 1 किलो रेत डालनी है और उसमें प्रयोग करने से आधा घंटा पहले कीटनाशी जो है, जो भी प्रयोग करना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं अभी, उनमें से कोई भी कीटनाशी प्रयोग करेंगे। और अब उस जो है इस मिश्रण को छोटी छोटी गोलियों में और पौधे की गोब में जो है 1-1 गोली आप इसको डालते जाएंगे तो कीड़ा इसको गोलियों को खाने को आएगा और वो मर जाएगा। किसान भाइयों, जैसा कि ये कीट बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए ऐसे उपायों पर अधिक जोर दें जिसे अपनाने से ये कीट फसल पर आएगी ही नहीं। आइए इस पर विस्तार से जानते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये मक्का का खेत लगा हुआ है और इसमें हमने 4 लाइनें मक्का की हैं, उसके बाद हमने 4 लाइनें भिंडी की लगाई हैं, फिर मक्का है, फिर हमने उड़द लगाया है। यानी कि हमने मक्का की एकल फसल नहीं ली, उसके बीच में हमने अंतर्वृत्तीय फसलें ली हैं। और इस तरह जो मिक्स क्रॉपिंग है उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम फॉल आर्मीवर्म का नुकसान है। एक और छोटा सा तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने मक्का के चारों तरफ 3-3, 4-4 लाइनें जो है नेपियर ग्रास की लगाई हैं। ये घास जानवर बहुत अच्छी तरह और बहुत पसंद से खाते हैं। सबसे पहले मक्का से पहले नेपियर ग्रास पे जो है ये कीड़ा आएगा, उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसी में अपने अंडे देगा और उसी में जो है वो पत्तों को खाएगा। आप इस नेपियर ग्रास पे जब पूरा आक्रमण हो जाए, आप इस पे कोई भी रासायनिक कीटनाशी स्प्रे करके उनको मार भी सकते हैं या आप नेपियर ग्रास को काट भी सकते हैं। तो इससे नेपियर ग्रास जो है
उस पे तो असर रहेगा, पर हमारी जो मुख्य फसल मक्का है वो आप इसको बचा सकते हैं। इसके अलावा आप गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। सभी किसान मक्का की बुआई एक साथ ही करें। फसल के शुरुआत में 1 महीने तक पक्षियों की बैठने की जगह बनाएं और बालियां आने से पहले उसे हटा दें। इन कीड़ों को यदि आप अच्छी तरह से ध्यान से जो ऐसी मैंने विधि बताए हैं आपने इसका प्रयोग करेंगे तो आप बड़ी अच्छी सफल खेती आप कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई औषधि फसलों के अंतर्गत खस की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी खेती करने का ये उपयुक्त समय चल रहा है। तो आप इस फसल से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें इसकी उन्नत खेती, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जा सकता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठट्टर काफी लोकप्रिय थे। लू के थपेड़ों से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर खस के पर्दे लगाए जाते थे, जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा जड़ों से तेल निकलता है। तेल का उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में होता है। कई जगहों पर ये घास अपने आप उग जाती है। ये हर प्रकार की मिट्टी में पैदा होती है और 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदावार होती है। इसकी खेती ठंड का मौसम छोड़कर सभी में कर सकते हैं, लेकिन बरसात में करना सबसे अच्छा होता है। अगर उपजाऊ मिट्टी है तो किसी खाद और उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती। यदि मिट्टी कम उपजाऊ है तो उस दशा में गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रुपाई की जाती है। सी मैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई हैं, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। 18 महीने में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है, तो 1 साल वाली में से 8 से 10 किलोग्राम। वहीं 6 महीने की किस्म से भी 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। खस की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है। लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है तो 1 एकड़ एरिया से 4.5 से 5 कुंतल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। ये उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों का है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में लागत प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में ही होता है। इसकी खेती में तेल उत्पादन के अलावा तेल निकालने के बाद जड़ों का हैंडीक्राफ्ट उपयोग होता है। ऊपरी भाग पशुओं के चारे में उपयोग होता है और इसके फूल से अच्छी क्वालिटी का झाड़ू तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो तो 1 एकड़ से लाखों की आय ले सकते हैं। इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डगरिया जिला कोटा के कृषक सुखदेव सिंह ने। यह सोयाबीन की फसल में पीला मोजाइक रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुखदेव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सोयाबीन में मुख्य रूप से येलो मोजैक समस्या प्रमुख समस्या है। इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि देखने नहीं जाते हैं जब तक बीमारी उग्र रूप धारण कर लेती है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो सतत निगरानी बनाए रखें अपनी खेत की, क्योंकि ये बीमारी वायरस से फैलती है और ये वाइट फ्लाई जो इसका वेक्टर है वो बहुत तेज़ी से बीमारी फैलाने का काम करता है। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान पीला मोजाइक रोग द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। आपको देखने में रहेगा पीली के साथ में हल्का सा हरा और पीला चितक भरा पत्ता हो जाता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं, इसको देख करके आप पहचान कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सतत निगरानी बनाए रखना है और जो पौधे इन्फेक्टेड हैं उनको खेत से बाहर निकाल करके या तो जला दें या फिर ज़मीन में गढ़ा दें। येलो मोजैक के जैविक नियंत्रण के लिए आप नीम ऑयल है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप जो मठा है उसको सड़ा करके प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन जो नीम की पत्ती, निबोली या आप धतूरा, इन सब का मिक्सअप करके पानी को उबाल करके और उसको ठंडा करें और उसका 100 ml पर पंप में डाल करके और इस हिसाब से आप स्प्रे करोगे तो शुरुआती अवस्था में ये कंट्रोल हो जाता है येलो मोजैक। और इसके अलावा जैसे ज़्यादा प्रकोप है इस बीमारी का, तो इसके लिए इंडोक्साकार्ब और इमिडाक्लोप्रिड जो रासायनिक दवाई है उसका प्रयोग कर, इसमें जो आपकी इमिडाक्लोप्रिड है 150 ml पर हेक्टेयर 500 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर ये येलो मोजैक बीमारी को ख़त्म करें। इससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।